बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 15 के एक्सरसाइज के लास्ट 6 क्वेश्चंस। ठीक है, और बाकी तमाम क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और उनका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब हम चलते हैं 15.13 पर। इसमें हमें कहा गया है कि इट इज़ अ डिज़ायर टू मेक एन AC जनरेटर दैट कैन प्रोड्यूस एन EMF ऑफ मैक्सिमम EMF। ठीक है, हमें कहा गया है कि एक ऐसा AC जनरेटर हमने बनाना है जो EMF मैक्सिमम कितना जनरेट करे 5 किलो वोल्ट तक। ठीक है, विद 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अ कॉइल ऑफ एरिया, और इसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। हैविंग टन्स, एन जो है वो कितनी है 200 टन्स इज यूज्ड एज आर्मेचर। What should be the magnitude of magnetic field in which the coil rotates? तो वो कहता है कि उसके लिए हमें ऐसा जनरेटर बनाने के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी जिसका EMF कितना होना चाहिए 5 किलो वोल्ट होना चाहिए। तो तमाम तर वैल्यूज हमने क्या कर ली हैं, नोट कर ली हैं। और हमारे पास क्या है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, E0 5 किलो वोल्ट है, F हमारे पास 50 हर्ट्ज दिया गया है और N हमारे पास 200 है। तो इसके लिए हमारे पास AC जनरेटर का जो इंपॉर्टेंट तरीन फार्मूला है वो हम इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लोग नवाब भी बोल सकते हैं। ठीक है, एज अ मेमोराइजेशन के लिए। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास बाकी तमाम तर वैल्यूज तो मौजूद हैं, लेकिन ओमेगा नहीं है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, 2πf पुट कर देंगे। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे, N 2πf। ठीक है, तो AB। अब हमारे पास तमाम तर वैल्यूज मौजूद हैं। B को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप B को यहीं पे रहने दें और बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी साइड पर ले जाके डिवाइड कर दें 2πf इंटू A। ठीक है, अब हम तमाम तर वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। E0 की वैल्यू हमारे पास है 5K है, तो 5K को हम क्या लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ। उसके बाद हमारे पास N कितना है 200। ठीक है, 2 पाई 3.14 पाई की वैल्यू मतलब पुट कर देंगे। F कितना है 50 और A कितना है 1। ठीक है, तमाम तर वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 5000। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 5000 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 62800। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0786। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.08 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को B किसके बराबर होगा 0.08 राउंड अबाउट करके, और साथ क्या आ जाएगा टेस्ला। ठीक है, तो इस तरह से हम नो। ठीक है, अच्छा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। 5000 को डिवाइड कर देंगे किस पर, 6 मतलब जो भी वैल्यू आएगी उस पर डिवाइड कर देंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा उसको राउंड अबाउट कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 0.08 टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा न्यूमेरिकल। और तकरीबन जो लास्ट 6 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के वो सबसे ज़्यादा आसान है। बाकी तमाम मतलब इससे जो पहले न्यूमेरिकल थे, पहले 12 न्यूमेरिकल से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और ये भी बहुत इजी है। द बैक EMF इन अ मोटर, ठीक है, इज 120 वोल्ट। बैक EMF कितना है, हमें बैक EMF दिया गया कितना है 120 वोल्ट दिया गया। ठीक है, और हमारे पास वैन द मोटर इज टर्निंग एट 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट, और उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी दी गई है ω1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, वो कहता है कि व्हाट इज द बैक EMF। उसने दोबारा बैक EMF पूछा है कि जब हम मोटर की टर्न्स जो उसकी स्पीड है वो बढ़ा दें, कितनी बढ़ा दें 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो हमारे पास बैक EMF हमने ये देखना है कि बढ़ता है या कम होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं हमने वो नोट कर ली हैं। हमें दिया गया है E1 120, ω1 दिया गया। ठीक है, ω2 दिया गया है और हमारे पास E2 दिया गया है। तो हम पहले की तरह वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम EMF वाला, E0 N ω/AB। ठीक है, इसको हम अपनी कंडीशन के मुताबिक 2 बार लिख लेंगे, एक बार E1, ठीक है, N ω1 AB। बाकी तमाम कॉन्स्टेंट्स हमें नहीं दिए गए N A B, तो ये दोनों केसेस में 1 के केस में भी और 2 के केस में भी सेम रहेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप E1 की जगह वैल्यू पुट कर दें 120, N को ऐसे ही रहने दें और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास
16, 80। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, रेवोल्यूशन से रेडियन में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कट जाएंगे यूनिट्स, बिल्कुल डिवीजन में आएगा तो कटिंग हो जाएगी। ए बी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब हम दोबारा से इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे E2 N ओमेगा 2 A B। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। ओमेगा 2 E2 तो हमने फाइंड करना है, N ओमेगा कितना है 360 और इंटू AB, और ये हमारे पास दी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन 2 डिवाइड्स इक्वेशन 1, ठीक है। E2 बाय 120, ठीक है, N इंटू 336 AB N 1680, ठीक है, इंटू AB। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 330 बाय 1680 मल्टीप्लाई बाय 120 E2 के इक्वल है, और इसका आंसर आएगा हमारे पास 240 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये देखें कि बैक ईएमएफ पहले क्या था 120 था, और अब बैक ईएमएफ क्या है 240। जब आप उसकी स्पीड डबल कर देंगे तो बैक ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और ये उससे भी ज़्यादा सिंपल और बिल्कुल 2-3 स्टेप्स में होने वाला क्वेश्चन है। अ डीसी मोटर ऑपरेट एट 240 वोल्ट्स, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, इसका वोल्टेज दिया गया है कितना 240 वोल्ट पे हमारे पास मोटर चलती है। हैज़ अ रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, यहाँ से दोबारा देख लेते हैं, मे बी आपको पहले नजर ना आए हो। अ डीसी मोटर ऑपरेट्स 240 वोल्ट्स, ठीक है। कितने वोल्टेज पे वो चलती है, 240 वोल्टेज पे। हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओहम। व्हेन द मोटर इन रनिंग एट नॉर्मल स्पीड द आर्मेचर करंट इज 15 एम्पियर। जब मोटर चल रही है नॉर्मल स्पीड पे तो उसका करंट कितना है 15 एम्पियर है। फाइंड द बैक ईएमएफ इन द आर्मेचर। हमने क्या फाइंड करना है, ईएमएफ फाइंड करना है। तो बैक ईएमएफ इन मोटर हम पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए हमने जो फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, हमने तमाम तर वैल्यूज़ को इस तरह से नोट कर लिया। नोट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए जो हमने बैक ईएमएफ के लिए फार्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था, E इक्वल है V माइनस आई आर की, ठीक है। हमें तमाम तर वैल्यूज़ गिवन हैं। हमने सिंपल क्या करना है कि एक स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाना है 240, I को 15 और R 0.5, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें, इसमें से माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 232.5 वोल्ट। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 हल हो गया। बस आपको फार्मूला एग्जैक्ट याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में देखें कि हमारे पास क्या है कि अ कॉपर रिंग है, उसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास वायर है और वो कॉपर की है और उसको किस फॉर्म में है, रिंग की फॉर्म में। एंड रेजिस्टेंस कितनी है 1 मिली ओहम है, ठीक है। अ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ओवर द रिंग, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब अगर मेरे पास इस तरह से ये अगर बुक आपको नजर आ रही है, ठीक है, इस तरह से खड़ी है, ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास क्या इस तरह से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड उस रिंग में मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है, if the magnetic field increases from 0.2 to 0.4 टेस्ला in a time interval, हमारे पास टाइम कितना है 5 multiplied by 10⁻³ सेकेंड। what is the current in the ring during this interval? तो वो कहता है कि हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, कॉपर का, उसका रेडियस भी बताया गया है, उसकी रेजिस्टेंस बताई गई है, ठीक है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है, कैसे, परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड को हम आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि उसमें कितना करंट जो है वो इंड्यूस होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या करना है, आपने हमारे पास इसका आर तमाम तर वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है। हमने सिंपल क्या करना है, उन वैल्यूज को नोट डाउन कर लेना है। और हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो 1 है। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, मतलब कॉपर का सिंपल रिंग है तो उसका नंबर ऑफ टर्न क्या होता है 1 होता है। इस तरह से ये कॉपर रिंग है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है। रेडियस हमारे पास था सेंटीमीटर में, तो हमने तब्दील कर दिया किसमें, मीटर में। 1 मिली ओम है तो उसे हम तब्दील कर देंगे 10⁻³ में। बाकी टाइम डेल्टा बी, हमें मैग्नेटिक फील्ड 2 बार दी गई, मतलब पहले 0.2 थी फिर 0.4 कर दी, तो हम उसे क्या कर देंगे, चेंज इन बी लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले
करंट फाइंड करना है तो आपको पता है करंट के लिए हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं E/R। ये इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास इसमें क्या नहीं, हमारे पास EMF नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले EMF फाइंड करके आते हैं, फिर आके करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो EMF के लिए क्या करेंगे, EMF के लिए हम लोग लेंगे जी फार्मूला डेल फाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ये हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास फ्लक्स भी कोई नहीं है, तो हम इसकी जगह डेल बी डॉट ए पुट कर देंगे। ठीक है, डेल्टा टी आ गया। अब हमारे पास क्या नहीं, अब हमारे पास एरिया नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, रिंग है, सर्कुलर रिंग है, तो उसका जी एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। जी जनाब, अब हमारे पास तमाम तर वैल्यूज मौजूद हैं, एन भी है, डेल बी भी है, पाई भी है, आर भी है और डेल्टा टी भी है। अब तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आसानी से EMF आ जाएगा। एन कितना है 1, डेल बी कितना है 0.2, पाई कितना है 3.14, मतलब ये वैल्यू आपने ज़बानी याद रखनी है। आर कितना है 0.04 स्क्वायर, डेल्टा टी कितना है 5 × 10⁻³ इस सारे को सॉल्व आउट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1 वोल्ट EMF। जब हमारे पास ये EMF आ गया, ठीक है, तो इसका ये रेडियस मौजूद है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, ठीक है, I इक्वल है 0.201 बाय रेजिस्टेंस है -3, डिवाइड कर दें दोनों वैल्यूज को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 201 एम्पियर। ये जी हमारे पास इस सर्कुलर रिंग में इंड्यूस होने वाला करंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये भी बहुत आसान, इसका डाटा देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होना है। अ कॉइल ऑफ 10 टन्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टन्स है, N 10 है। ठीक है, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया दिया गया है। इस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। द कॉइल इज पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड इन 1 सेकेंड, फाइंड द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल इज पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और उसमें हमने क्या करते रहना है, अपने इस कॉइल को मूव करवाते रहना है। ठीक है, जब हम उसे पुल्ड आउट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें EMF इंड्यूस होगा। तो उसके लिए आप अभी फार्मूला हमने फैराडे लॉ के मुताबिक लिखा कि NdΦ/डेल्टा टी। ठीक है, अब हमारे पास इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह लिख सकते हैं डेल बी बाय डॉट ए बाय डेल्टा टी। ठीक है, जैसे हमने पीछे लिखा, तमाम तर वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास जो एरिया था वो किस में था, सेंटीमीटर में था, हम उसे किस में तब्दील करेंगे, मीटर स्क्वायर में। हम ये बात हर बार बताती हूँ कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, हमारे पास 10⁻² मीटर के, और अगर हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो ये बराबर होगा -4 मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर के। तो हमारे पास इसकी वैल्यू को हमने सेंटीमीटर से मीटर में तब्दील कर दिया। तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे। 0.5, एरिया कितना है 35 10⁻⁴, डेल्टा टी टाइम कितना है 1 सेकेंड, मतलब मल्टीप्लाई करना है आपने, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10⁻² वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास 1.75 10⁻², सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि जी हमारे पास है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ट्रांसफार्मर से। एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसकी प्राइमरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। इस कनेक्टेड टू मेन सप्लाई 240। हमारे पास VP मतलब प्राइमरी वोल्टेज दिया गया है, कितना है 240। इट इज़ डिज़ायर टू ऑपरेट एट 12 वोल्ट 30 वाट लैम्प, मतलब उसको हम क्या करना चाहते हैं, कितने वोल्टेज तक ऑपरेट करना चाहते हैं, वो हमारे पास क्या है VS सेकेंडरी का दिया गया है। ठीक है, और हमारे पास जो पावर दी गई है, जो हम उससे अटेन करना, आउटपुट जो चाहते हैं, जो आउटपुट होती है ना उसको हम S से लिखते हैं, और जो इनपुट होती है जो हम दे रहे होते हैं उसे हम P से लिखते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट सेकेंडरी का वोल्टेज इसे माना जाएगा, VS इसे लिखेंगे और इस पावर को भी क्या लिखेंगे PS पावर। फाइंड द करंट इन द प्राइमरी, हमने क्या फाइंड करना है IP फाइंड करना है, और हमने क्या फाइंड करना है ट्रांसफार्मर रेशियो फाइंड करनी है।
तो ये जी देखें कि हमारे पास ये एक ट्रांसफार्मर हमने मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की एक इमेज दिया है, जिसमें देखें हमारे पास प्राइमरी में कॉइल ज़्यादा होंगी, सेकेंडरी में कम होंगी, ठीक है। और जो हमने इसे वोल्टेज दिया है उसे हम वीपी से मेंशन करेंगे, और जो हमें चाहिए मतलब हमें यहाँ पे वीएस कितना चाहिए, आउटपुट पे 12 चाहिए, पावर कितनी चाहिए 30 वाट तक, तो इस तरह से इनको लिखेंगे। और हमारे पास ट्रांसफार्मर रेशियो क्या है, NS/NP है, और हमने क्या फाइंड करना है, प्राइमरी करंट फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे हमारे पास सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर रेशियो का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बराबर है NS/P VS/VP। ये तो आसान हो गया, दोनों वैल्यूज गिवन है, VS कितना है 12 है, VP कितना है 240 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/20, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब दूसरा देखें IP के लिए। IP के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसी टॉपिक का ये फार्मूला है, VS/VP इक्वल है IP/IS। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास पहले की तरह VS और VP तो है, लेकिन IP हमने फाइंड करना है, IS नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि आपको पता है हमने फार्मूला पढ़ा था P इक्वल है VI के, ठीक है। तो P हमारे पास VI के बराबर है, तो यहाँ पे S आ जाएगा। तो IS की जगह हम पुट कर देंगे PS/VS, क्योंकि ये हमारे पास मौजूद है। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करने लगी हूँ, VS, यहाँ पे भी VS/VP है, ठीक है। ये नीचे वाली थर्ड टर्मिनल वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, PS, ठीक है, और VS ऊपर चला गया, ये इससे कट गया और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। PS/VP किसके बराबर है, IP की। अब इसमें वैल्यू पुट करें, PS कितना है 30 वाट है, और VP कितना है 240 है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.125 एम्पीयर। ये जी हमारे पास आ गया प्राइमरी का करंट। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल्स हो गए कंप्लीट। होप्स हो कि आपको बहुत अच्छी समझ आई हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।